गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आ गया क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 5 लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बताएंगे और फिर इसका ग्राफ बताएंगे। ठीक है, हो सकता है रेसिस्टेंस भी बता सकता हूँ, पर देखते हैं कितना लॉन्ग लेक्चर जाता है, उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ओम्स लॉ किसके किसके बीच रिलेशन देता है? ओम्स लॉ किसके किसके बीच रिलेशन देता है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच जो है ओम्स लॉ रिलेशन देता है ना। इसको एक लाइन में लिख लेना है। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी एंड आई। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी और आई के बीच मुझे रिलेशन देता है क्या? ओम्स लॉ, है ना। अच्छा देखिए, ओम्स लॉ क्या कहा था? ओम्स लॉ कहा था, मतलब ओम्स लॉ में ओम्स ने कहा था क्या कि एक कंडक्टर लिया, है ना, मान लिया ये पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है। ओके, तो यहाँ का पोटेंशियल वी ए और यहाँ का पोटेंशियल वी बी, और इससे होके आई करंट पास हो रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जितना भी फिजिकल कंडीशन होता है, सारा का सारा फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट कर दिया। मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, है ना, टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट। प्रेशर है, प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी कांस्टेंट कर दिया। जितनी भी चीजें हैं ना, ऑल द फिजिकल कंडीशन शुड बी कांस्टेंट। ओम्स लॉ में उन्होंने ये कहा था, कंडीशन इसके पीछे लगा दिया गया है, ऐसे थोड़ी ना वैलिड है ये, इसलिए लगा दिया गया है कि इफ all the physical condition remains constant, then current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between two ends of the conductor। मतलब उन्होंने ये कहा, if VB माइनस VA बराबर डेल्टा V, then it is directly proportional to the current flowing through दिस कंडक्टर। मतलब यदि इस कंडक्टर से होके आई करंट पास हो रहा है, यदि आई करंट इस कंडक्टर से होके पास हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, करंट पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। समझ गए क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सब हो रहा है, इससे होके जो करंट पास करेगा वो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही तो स्टेटमेंट कहता है ओम्स लॉ का। इसको लिखना है, लिखेगा। ओम्स लॉ स्टेटेड दैट, ओम्स लॉ स्टेटेड दैट at the constant temperature, at the constant temperature, current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor। समझे ये चीज क्या बोला मैं? At the constant temperature, current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor। ठीक है, ये सारे के सारी मतलब जो भी कुछ हो रहा है, डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। कब? जब कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, और बाकी के जितने भी फिजिकल कंडीशंस हैं सारे के सारे कांस्टेंट है, तब जाके ये वैलिड होता है। समझ गए? चलिए ठीक है,
अब जो है यहाँ पे मैं लिखूं इफ I बराबर करेंट एंड डेल्टा V is the potential difference across the two ends of the conductor, then क्या डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज कॉल्ड ओम्स लॉ। यही ओम्स लॉ है ना, यहाँ पे लिखना है इज कॉल्ड ओम्स लॉ। समझे क्या मैं बोला? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor. उसके बाद में बोला if I is the current and delta V is the potential difference across the two ends of the conductor, then delta V directly proportional to I is called Ohm's law. हो गया? इसको नोट करिए इसको। समझ गए ना भाई क्या होता है? अगर ये कंडक्टर से होके I करंट पास हो रहा है, अगर इस कंडक्टर से होके I करंट पास हो रहा है और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज कॉल्ड ओम्स लॉ। यही ओम्स लॉ कहलाता है। चलिए यहाँ से ये चीजें आगे मैं मिटाऊं इसको। ओके, अब जो है अभी और आगे चलना है भाई। जैसे मैं कहूँगा डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, इसके बदले में एक कांस्टेंट R आता है ना, और डेल्टा V बराबर IR, डेल्टा V बराबर IR, वेयर R बराबर कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, R जो है कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करिएगा, इसको हम मिटा दें। ठीक, नोट करिए इसे। हो गया? ओके। अच्छा, अब मैं अगर यहीं पे एक क्वेश्चन करूँ आपसे कि V बराबर डेल्टा V बराबर IR आया और फिर R बराबर जो है डेल्टा V अपॉन I आया। अब मुझे ये बताइए ये R जो है क्या डेल्टा V और I दोनों पे डिपेंड करता है? बताइए, डेल्टा V और I दोनों पे डिपेंड करता है R क्या? अरे सर कैसे बताएंगे? जो कहना है बोलो ना, अपने मन में बताइए कि R जो है क्या डेल्टा V और I दोनों पे डिपेंड करता है? तो नहीं, R जो है ना तो डेल्टा V पे डिपेंड करता है ना तो I पे डिपेंड करता है। अभी तो मैं बोला था R कांस्टेंट है, ना तो डेल्टा V पे डिपेंड करेगा ना तो I पे। समझ गए क्या? यानी कि यहां से लिखना है अरे फार्मूला से देखने से, फार्मूला को देखते तो लगता है भाई R जो है ना डेल्टा V पे भी डिपेंड करता है और I पे भी करता है, पर ऐसा होता नहीं है। R ना तो डेल्टा V पे डिपेंड करता है ना तो I पे डिपेंड करता है। लिखना है R डज नॉट डिपेंड अपॉन डेल्टा V एंड I। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं यहां से एक क्वेश्चन और लाऊं आपको, जैसे कि I जो है I बराबर क्या होगा? डेल्टा V अपॉन R। अब बताइए ये जो R जो है ये जो I है ये डेल्टा V और R दोनों पे डिपेंड करता है? डेल्टा V पे तो करता ही है, ये तो पूरा स्टेटमेंट ही है इसी पे।
आई डेल्टा वी पे तो डिपेंड करता ही है, क्या आर पे डिपेंड करता है क्या? आर पे डिपेंड करता है क्या? हाँ, आर पे भी डिपेंड करेगा। यही तो होता है, जैसे कॉपर का मटेरियल लेंगे और एक आयरन लेंगे तो कॉपर से होके फास्टली करंट भागेगा क्योंकि उसका रेसिस्टेंस कम है, और आयरन है उससे होके स्लो करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। कॉपर क्यों कंडक्ट ज़्यादा करता है इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस कम होता है। आयरन कम क्यों करता है? क्योंकि आयरन के पास रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। यानी कि आई जो है डेल्टा वी और आर दोनों पे डिपेंड करता है। आई डेल्टा वी और आर दोनों पे डिपेंड करता है। लिखना है यहाँ पे आई डिपेंड्स अपॉन डेल्टा वी एंड आई बोथ, है ना? सॉरी, क्या मैं लिख दिया? सही लिखा, डेल्टा वी एंड आर, है ना जी? अरे यार, डेल्टा वी एंड आर दोनों पे डिपेंड करता है। समझ गए? चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम आपको बताएंगे ग्राफ पर लेकर चलेंगे। इसको मिटा दें। ओके, अब जो है हम आपको ग्राफ बताएंगे कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, डेल्टा वी वर्सेस आई का ग्राफ, है ना? ग्राफ जो है, ग्राफ ऑफ डेल्टा वी, ग्राफ ऑफ डेल्टा वी वर्सेस आई। चलो ठीक है, आप जानते हो अभी जो मैं बताया डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है क्या? तब मुझे ग्राफ खींचना है। कैसे ग्राफ खींचे हम? कैसे खींचे? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट, है ना? जैसे मैं कहूँगा यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूँ, ये एक बल्ब लगाया सर्किट में, ओके, और यहाँ से एक आमीटर लगाया, ये आमीटर है, और फिर यहाँ से जो है इसको नीचे बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। ये बैटरी जो है फिलहाल V वोल्ट की है, ठीक है? ये बल्ब है और ये आमीटर है। आमीटर का ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब हम एक रो और कॉलम बनाते हैं, है ना? रो कॉलम कैसे बनाऊँ मैं अगर कहूँ आपको, यहाँ पे बना रहा हूँ। ये डेल्टा V लेते हैं और ये I लेते हैं। अब हम मान यहाँ पे भरेंगे, ठीक है? अच्छा, अब ये बताइए, जिस समय स्विच ऑफ है ना, अभी ऑफ है, क्या इससे होके करंट जाएगा क्या? करंट पास करेगा क्या? नहीं करे। समझे क्या? तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, एट t बराबर जीरो, देन I बराबर कितना? I बराबर भी जीरो है, I बराबर भी। अब क्या किया हम, यहाँ पे इसको ऑन कर दिया। ऑन जैसे ही किया, मान लिया पोटेंशियल जो है 2 वोल्ट है। कितना है? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने। अब देखा जाके प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैं किसी फार्मूला में रख के नहीं निकाल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। मान लिया एक्सपेरिमेंट चल रहा है और उस समय जो है सर्किट को पूरा कंप्लीट कर दिया और स्विच ऑन किया। मान लिया बैटरी के पास जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, और फिर देखा तो इसमें जो करंट जा रहा है, मैं देखा कि तो वहाँ पे 1 एम्पियर है। देखा, यहाँ पे नहीं आया है, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मान लिया कि आमीटर का जो रीडिंग है वो 1 एम्पियर का है। समझ गए? चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है पोटेंशियल फिर से चेंज करेंगे। अब देखेंगे पोटेंशियल चेंज करने के बाद क्या आई चेंज होता है क्या? तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे 4 वोल्ट वाली बैटरी लगा दिया, है ना? 4 वोल्ट वाला, उस बैटरी को हटाया, 4 वोल्ट वाली बैटरी लगा दिया, यानी पोटेंशियल को इंक्रीज किया। फिर जब मैं आया इस रीडिंग के पास, इस आमीटर के पास जैसे ही आया तो देखा भाई इसके जो रीडिंग है ना वो भी चेंज हो गई है। रीडिंग चेंज होके जो है वो कुछ और हो गई है। मान लिया 2 एम्पियर। कब? जब पोटेंशियल 4 वोल्ट है। पोटेंशियल जब 4 वोल्ट है तो आमीटर की रीडिंग चेंज होके 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गई। देखें यहाँ से जो है जैसे जैसे मैं पोटेंशियल को चेंज कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। आप आमीटर लाओगे, वोल्ट मीटर, ये सब कुछ लगाओगे, कनेक्ट करोगे सर्किट, फिर निकालोगे। ये जो है ना प्रैक्टिकल है आपका, है ना? अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे तो ये डाटा निकल के आ ही गया। अब ग्राफ खींचिए, ग्राफ, ये ग्राफ है डेल्टा V वर्सेस I का ग्राफ, है ना? डेल्टा V वर्सेस
आई का ग्राफ, मान लिया ये जो है 0 0 है, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर और यहाँ पे 4 एम्पियर। फिर यहाँ पे मान लिया 1 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है ना, सीट में 2 लिख रहा हूँ अभी, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे मान लिया 4 वोल्ट। समझ गए? अब मुझे देखना है, चलो ठीक है, डेल्टा V बराबर जब 0 है तो आई कितना है, 0 है, तो मतलब यहीं पे होगा, यहाँ से ग्राफ चलेगा। अब डेल्टा V बराबर 2 वोल्ट यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 1 एम्पियर, तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से मिल गया, ठीक है, यहाँ से मिल गया। अब देखना है डेल्टा V बराबर 4 वोल्ट जब है यहाँ पे, तो करंट कितना है, 2 एम्पियर। अच्छा, तो ये ग्राफ ऐसे करके, मतलब इसको इससे मिला देंगे ना जी, तो सबको करने आ ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आ गए। अब यहाँ से जो है, यहाँ से ग्राफ इस तरह करके चला जाएगा, है ना, इस तरह करके ग्राफ जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ बनकर तैयार है, ग्राफ बन के तैयार है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा। कैसा आएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो ये डेल्टा भी वर्सेस आई का ग्राफ खींचने के लिए आ गया। आपको ऐसे ही खींचते हैं, आपको एग्जाम में आएगा, पूरा ये डायग्राम बना देना है और ऐसे ऐसे करके दर्शा देना है और ये ग्राफ बना के आ जाना है, मस्त नंबर आएगा। समझ गए? चलिए ठीक है। अब जो है कोई क्वेश्चन करेगा, बताओ द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ डेल्टा V वर्सेस आई गिव्स व्हाट। स्लोप जो है डेल्टा V वर्सेस आई ग्राफ का क्या देता है, क्या देता है, ये क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको देखते हैं क्या देता है। इससे पहले हम क्या करेंगे कि एक सिंपल सा ग्राफ बना के देखेंगे स्लोप निकालने के लिए। जैसे ये y है, ये x है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होता है। ये सब आप लोग सीख चुके होंगे, है ना। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब कोई आएगा बोलेगा चलो ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, चलो A और B के बीच मुझे स्लोप निकाल कर दिखाओ। व्हाट इज स्लोप, A और B के बीच का स्लोप क्या होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे A पॉइंट के नीचे सामने सामने यहाँ पे मिलाएंगे, जिसको मान लिया ये x1 है, फिर इसको मिलाएंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे मिलाएंगे, ध्यान से देखना है बाबू, ये x2 है, और फिर इधर इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा y1, और इसको इधर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान लिया y2 है। समझ गए ये चीज़, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम मिला देंगे, यहाँ भी मिला दिया। अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं थीटा एंगल मान रहा हूँ। ये जो स्लोप हम निकालते हैं ना, एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये लाइन जो है कितना एंगल बना रहा है वो निकालना होता है। स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बस मुझे ये निकालना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रहा है। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जो कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और फिर यहाँ पे ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। भाई ये भी तो थीटा ही होगा ना, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो मतलब हर जगह थीटा ही एंगल बना रहा है ना। चलो ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब मुझे ये जानना चाहिए कि स्लोप निकालते कैसे हैं, क्या है स्लोप। इस स्लोप बराबर जो होता है ना वो टेन थीटा होता है। स्लोप बराबर क्या होता है, टेन थीटा, याद रखना है, स्लोप बराबर टेन थीटा, टेन थीटा। अच्छा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। दिख नहीं रहा है, ओके कोई बात नहीं, हाँ यहाँ से आ गया, गुड। अब देखिए स्लोप बराबर टेन थीटा यानी P/B। अब ये P/B क्या है, P ये है ना जी, क्यों, ये P है और ये B है। थीटा के सामने का जो साइड है, द अपोजिट साइड ऑफ एंगल, और थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ये थीटा है, थीटा के सामने की साइड क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और जिस पे थीटा बन रहा है वो बेस है। ओके, अब हम आपको बताएंगे कि ये P कैसे निकालोगे। ये P भाई इस y2 में से ये y1 अगर घटा दिया, नहीं समझे, नहीं समझे, देखो ये जो है ये पूरा y2 है और ये y1 है। यदि इस y2 में इस y1 को घटाएंगे तो ये निकलेगा और ये बराबर ये होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब देखना है ये कैसे निकालेंगे, ये इतना बड़ा है ना x2, इसमें से इसको घटा देंगे x1 को,
इस x2 में से इस x1 को घटा देंगे तो मुझे ये निकल जाएगा क्या? हाँ, तो ये कितना होगा? x2 माइनस x1। x2 माइनस दिख रहा है क्या? अरे थोड़ा छोटा हो रहा है, दिख रहा है x2 माइनस x1, इतना बड़ा जो है x2 माइनस x1। अब यहाँ से दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही आएगा ना जी, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से मुझे आ गया, क्या आ गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि स्लोप बराबर, यानी कि स्लोप बराबर जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही स्लोप होता है। जब भी आपको स्लोप कोई पूछेगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और किसके साथ स्लोप? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो ये लाइन बना रहा है ना, ये लाइन जो एंगल बना रही है वो है ना। तो यहाँ से आपको स्लोप समझ में आ गया। अब स्लोप जब समझ में आ गया तो ये स्लोप क्या देगा? इस डेल्टा v वर्सेस i ग्राफ का स्लोप क्या देगा? तुरंत निकल जाएगा। इसको मिटा दें हम, ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। अब जो है, अब यहाँ पे स्लोप मान लिया कि यहाँ पे जो है क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, मान लिया यहाँ से लेके ए पॉइंट ये है ना, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच जो है मुझे क्या करना है? स्लोप निकालना है, इस दोनों पॉइंट के बीच। तो मान लिया ये थीटा एंगल है, अरे ये इसको थीटा मान लोगे तो ये भी थीटा ही होगा ना, तो ये थीटा होगा। अब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? इसको मिटा रहे हैं, ये वाला, इसको मैं सी मान लेता हूँ। सी बी क्या होगा? इतना माइनस इतना, है ना। अब क्या करेंगे, इतना बराबर मैं इसको जो है v1 मान लेता हूँ और फिर इसको v2 मान लेता हूँ, इसको v2, है ना, ये डेल्टा v का है, ये v2 ये v1, तो ये क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा? ये इतना मान लेते हैं i2 है, क्या मान लेते हैं? ये i2, और ये क्या हो जाएगा? i1 हो जाएगा, ये i है जी, ठीक है। तो ये इतना बड़ा क्या हो जाएगा? इतना, ये इतना और माइनस इतना, तो ये हो जाएगा कितना? हाउ मच? i2 माइनस i1 इक्वल टू i, ठीक है। अब स्लोप ही तो निकालना है, तो स्लोप बराबर क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा यहां से कैसे निकालोगे? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या लिखोगे? v2 माइनस v1, और ये बेस क्या लिखोगे? i2 माइनस i1, समझे? क्या मैं यहां से लिख सकता हूं क्या? स्लोप इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1। क्या आप इसको स्लोप बराबर डेल्टा v अपॉन आई लिख सकते हो क्या? अरे डेल्टा v बाय अपॉन आई क्या होता है? रेसिस्टेंस। क्या होता है? रेसिस्टेंस। तो यहां से स्लोप से क्या मिला मुझे? स्लोप इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, यानी कि डेल्टा v अपॉन आई। यहां से मेरे ख्याल से अगर आप लेक्चर अच्छे से देख रहे होंगे तो पक्का समझ में आ ही गया होगा कि डेल्टा v वर्सेस आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है। अरे जानने को तो सब जानता है कि रेसिस्टेंस देता है, पर निकालने के लिए आना चाहिए, समझ गए? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, पर हाँ जो पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए, उनको तो समझ में आ गया होगा, है ना। जिनको आता होगा वो तो पहले से समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको स्लोप निकालने के लिए सिखा दिया और ये भी बताया डेल्टा v वर्सेस आई ग्राफ का जो है स्लोप क्या देता है। तो क्या देता है? रेसिस्टेंस देता है। क्या देता है? रेसिस्टेंस देता है। तो यहाँ से जो है ओम्स लॉ खत्म हो रहा है। क्या मैं रेसिस्टेंस स्टार्ट करूं? देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस छोटा ही है, 10 मिनट तो लगेगा, तो मैं रेसिस्टेंस इसी में ख़त्म कर देता हूं। क्या होता है रेसिस्टेंस? देखिए, हेडिंग डालिएगा रेसिस्टेंस। देखिए डेल्टा v बराबर आई आर, और यहाँ से r बराबर जो आया आपको डेल्टा v अपॉन आई आ गया। यही तो r रेसिस्टेंस कहलाता है। r क्या है? ये कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। r क्या है? जहाँ पे r बराबर कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। भाई ये कांस्टेंट हमेशा नहीं होता है, ये सिर्फ ओम्स लॉ के लिए है। ये वेरी भी कर सकता है,
कंडक्टर जो होते हैं ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है अनओमिक कंडक्टर। और ये ओम्स लॉ जो फॉलो होता है इट इज ओनली वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर। किसके लिए? सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए। अनओमिक कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता है। क्या होता है अनओमिक कंडक्टर? द कंडक्टर्स व्हिच डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, सिलिकॉन ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, सिलिकॉन ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। सिलिकॉन क्या है? अनओमिक कंडक्टर है। ओमिक कंडक्टर कौन कौन सा है? जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सिल्वर है, आयरन है, etc है ना। ये सारे के सारे क्या है? ओमिक कंडक्टर, क्योंकि ये जो है ओम्स लॉ को फॉलो करता है। समझ गए? क्या होता है कंडक्टर्स? कितने टाइप के? दो टाइप के, ओमिक एंड अनओमिक। ओमिक कंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो करता है जिसमें R बराबर डेल्टा V बाई आई कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन अनओमिक कंडक्टर में ये R कॉन्स्टेंट नहीं होता, डेल्टा V बाई आई वेरी करता है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। R बराबर कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंट, है ना, यही रेसिस्टेंस कहलाता है। तो मैं सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेता हूँ। व्हाट इज रेसिस्टेंस? व्हाट इज रेसिस्टेंस? व्हाट इज रेसिस्टेंस, है ना। व्हाट इज रेसिस्टेंस? अब यहाँ पे डिफाइन करना है रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजेज टू फ्लो द करंट थ्रू कंडक्टर। क्या होता है? रेसिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टीज है मटेरियल का जो उससे होके जब करंट फ्लो करता है तो उसको अपोज करता है। अपोज करने का काम करता है, बाधा करने का काम करता है। कौन? रेसिस्टेंस। करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने ही नहीं देता है अंदर में। कंडक्टर के अंदर से करंट को फ्लो होने नहीं देता है। समझे क्या? व्हाट इज रेसिस्टेंस? इट इज, लिखिएगा, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल व्हिच opposes to flow the current through it। क्या होता है? It is property of material which opposes to flow the current through it। ये जो है रेसिस्टेंस किसी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है जो उस मटेरियल से होकर करंट जब पास करता है तो उसका अपोज करता है। समझ गए? एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। रेसिस्टेंस को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? आर के द्वारा। यानी कि आर बराबर क्या होता है? डेल्टा V अपॉन आई। ये आर बराबर फार्मूला आ गया। समझ गए? यहाँ से ये चीजें आ गए, इसको नोट करिएगा। अब हम यूनिट बताएंगे, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। मिटा दें इसको? ठीक, मिटा रहे। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस आप जानते हो V बराबर आई आर होता है और R बराबर क्या होता है? V अपॉन आई। अब बताइए, अगर मैं यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करूं तो पोटेंशियल की यूनिट अपॉन करंट की यूनिट। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। यानी कि वोल्ट पर एम्पियर को ही रेसिस्टेंस की यूनिट कहा जाता है। वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड ओम। इसी को क्या कहते हैं हम? ओम कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओम। वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम। समझे क्या? व्हाट इज यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखिए व्हाट इज, अब यहां से आएगा व्हाट इज 1 ओम। 1 ओम क्या होता है? 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे हम? 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, इसको देखना है। अब देखिए यहां से आप जान रहे हैं कि R बराबर जो होता है डेल्टा V बराबर आई आर एंड R बराबर डेल्टा V बाय आई। R बराबर डेल्टा V बाय आई। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर से I करंट को फ्लो कराया जो कि 1 एम्पियर है। कितना है? 1 एम्पियर है। और फिर इन दोनों पॉइंट के बीच A और B, यानी कि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डेल्टा V बराबर 1 वोल्ट लिया। ठीक है।
अब यहां से लिखना है इफ डेल्टा V बराबर 1 वोल्ट एंड I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर, देन क्या होगा, मैं लिखूं यहां पे देन R बराबर डेल्टा V अपॉन I इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम इज इक्वल टू, वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहते हैं, 1/1 आएगा। यानी कि जब हम 1 एम्पियर करंट को कंडक्टर से होके पास कराते हैं जिसके पास 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तब उस समय जो इस कंडक्टर के पास रेसिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 ओम रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को, 1 ओम रेसिस्टेंस कहते हैं। व्हाट इज 1 ओम रेसिस्टेंस, व्हाट इज 1 ओम रेसिस्टेंस, ऐसे देखना है, when 1 ampere current passing through a conductor having potential difference 1 volt, what is 1 ohm, when 1 ampere current passing through the conductor having potential difference 1 volt, then the resistance of that conductor is called 1 ohm। समझे, पक्का समझ गए होंगे। क्या होता है, जब 1 एम्पियर करंट को पास किया जाता है किसी कंडक्टर से होकर, जब उसके पास 1 वोल्ट रेसिस्टेंस होता है, तब जो उस समय उसका रेसिस्टेंस होता है उसी को 1 ओम रेसिस्टेंस कहते हैं। ओके, ठीक, इसको मैं मिटा दूं, फिर मैं डिफिनेशन लिख देता हूं, मिटा दूं इसको, ठीक, इसको लिख लेना है, लिखना है व्हेन 1 एम्पियर current passing through a conductor having potential of 1 volt, having potential of 1 volt, then the resistance of that conductor is called 1 ohm। 1 ओम। क्या समझ में आ गया क्या मैं बोला? When 1 ampere current passing through a conductor having potential of 1 volt, having potential difference, थोड़ा लिख दो यार, potential difference है ना, potential, having potential difference of 1 volt, then the रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज कॉल्ड 1 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए लिया क्योंकि दोनों एंड के बीच देखेंगे ना पोटेंशियल, है ना, इसलिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, समझ गए। तो यहां से मेरे ख्याल से क्या होता है 1 ओम, ये भी समझ गए। मतलब व्हाट इज 1 ओम, जब 1 एम्पियर करंट को पास कराया जाता है किसी कंडक्टर से होकर जिसके पास 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तब जो उस समय का उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है उसी को 1 ओम कहा जाता है। उस समय जो रेसिस्टेंस होता है उस कंडक्टर का उसी को क्या कहा जाता है, 1 ओम कहा जाता है, समझ गए। ओके, इसको मिटा दें, ठीक, यूनिट भी हो गई। 1 ओम क्या होता है ये भी हम आपको बता दिए। एक चीज बस पता है बच्चा है कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। हेडिंग डालिएगा, द फैक्टर्स ऑन व्हिच resistance depend, the factors on which resistance depend, है ना, लिखेगा कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। देखिए रेसिस्टेंस जो है सबसे पहले अगर मैं कहूं तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, है ना। अगर आप टेम्परेचर घटाओगे, देखो ओम्स लॉ जो मैं बना रहा था, सॉरी मैं क्यों बनाऊंगा ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट दे रहा था उस समय मैं क्या बोला था, ऑल फिजिकल कंडीशन शुड बी कांस्टेंट,
सारे के सारे फिजिकल कंडीशन जब कांस्टेंट रहेगा तभी ओम्स लॉ फॉलो करेगा, है ना। इसीलिए टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे रेसिस्टेंस भी चेंज होगा, वो जाके आगे पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए दूसरा है मटेरियल। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ना। आयरन है कि कॉपर है, एल्युमिनियम है या फिर कुछ और मटेरियल है, तो रेसिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। कॉपर का रेसिस्टेंस कुछ और होता है, आयरन का कुछ और होता है, बाकी जो एल्युमिनियम है और वगैरह वगैरह जितने भी हैं मटेरियल्स सबके लिए रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। नंबर 3 में शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। लेंथ जितना बड़ा होगा ना, देखो क्या होता है, रेसिस्टेंस देखना है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है जिसका लेंथ जितना बड़ा होगा रेसिस्टेंस उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। अगर लॉन्ग वायर है ना उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर मान लिया मेरे पास 2 वायर है, एक है 10 मीटर का वायर कॉपर का और दूसरा जो है 100 मीटर का कॉपर का ही वायर है, अगर दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम है तब भी उसका जो रेसिस्टेंस होगा क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। जो वायर बड़ा होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो वायर छोटा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। हाँ, याद रखना है क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट रखना है दोनों वायर के लिए। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा तो कुछ भी हो सकता है भाई। अब देखो रेसिस्टेंस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेसिस्टेंस जो होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब तार की मोटाई, ये जो मोटाई होती है ना, ये उस मटेरियल का रेसिस्टेंस कम होगा जिस मटेरियल यानी जिस वायर की मोटाई ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है, ये गोलाई जो है ना ये ज़्यादा है। समझ गए क्या? जैसे मैं बात करूं ये है ना, ये पेन जो है ये वाला है ना, जैसे मैं कहूँगा ये पेन है और ये है, मान लिया ये दोनों कंडक्टर है कॉपर का, तो कंडक्टर में देखिए दोनों का लेंथ लगभग सेम है लेंथ। अब बताओ किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? अगर ये कॉपर है तो किसका होगा ज़्यादा, इसका या इसका? इसकी मोटाई ज़्यादा है ना, इसका रेसिस्टेंस कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पतली वायर है, सेम लेंथ की है, मोटाई इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, तो इसमें जो रेसिस्टेंस होगा ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। इसलिए तो मोटी वायर ली जाती है ना। मोटी वायर क्यों ली जाती है? ताकि रेसिस्टेंस कम हो, करंट ज़्यादा फ्लो करे। समझ गए क्या? तो रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों बात भी याद रखिएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। एंड सेकेंड पॉइंट, रेसिस्टेंस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। समझ गए? तो यहां से ये टॉपिक खत्म होता है। आज मैं लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं। तब तक आप लोग अच्छे से रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, है ना।